नमस्कार। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन की कहानी है और पीछे हमने जाना था पुर्तगाली के भारत आगमन के बारे में। आज हम जो दूसरे यूरोपीय थे जिनके साथ भारत का संबंध हुआ, व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ, उसकी कहानी के साथ आपके बीच में। दूसरे यूरोपीय कंपनी जिनका भारत में आगमन हुआ उसे हम डच कंपनी के नाम से जानते हैं। डच कौन थे? डच नीदरलैंड या हॉलैंड कह लें, उनके निवासी डच कहलाते हैं और भारत में पुर्तगालियों के बाद जिस यूरोपीय देश ने व्यापारिक रिश्ता की शुरुआत की, व्यापार करना आरंभ किया, वह था नीदरलैंड। नीदरलैंड और पुर्तगाल में जो अंतर अगर हम देख सकते हैं, मौलिक अंतर, तो जहां पुर्तगाल में आरंभिक व्यापार निजी कंपनियों के द्वारा हुआ था और बाद में पुर्तगाली सरकारी कंपनी का गठन किया गया, लेकिन नीदरलैंड ने शुरुआत ही जब की तो अर्ध सरकारी कंपनी के गठन के साथ किया। नीदरलैंड की संसद में एक कानून बनाया गया, एक कंपनी गठित की गई। भारत ही नहीं, भारत के इतर भी जो पूर्वी देश सब थे उनके साथ व्यापार करने के दृष्टिकोण से एक कंपनी गठित की गई पेरिंग दे ओस्ट इंडीज से। स्टोटिंग जनरल जो पार्लियामेंट है वहाँ कानून बना करके पेरिंग दे ओस्ट इंडीज से नाम की कंपनी का गठन 1602 ईस्वी में किया गया। इस कंपनी को चलाने के लिए एक बोर्ड था। इस बोर्ड के 17 सदस्य थे जो कंपनी को चलाते थे। इन 17 सदस्यों को जेंटलमैन 17 के नाम से जानते हैं। इनका काम था कंपनी के लिए व्यापारिक नीतियों का निर्धारण, कंपनी का विस्तार कैसे हो इसके बारे में सोचना, या व्यापार से संबंधित अन्य जो भी तथ्य थे, जो भी विषय थे, इस पर निर्णय लेने का अधिकार इन 17 को था। इस प्रकार से गठन के बाद पूर्व की ओर रुख किया गया। पूर्व की ओर रुख करने के बाद भारत में जब इनका आना हुआ, वर्ष था 1605 ईस्वी। यह वर्ष कई दृष्टिकोण से अर्थपूर्ण था भारत के लिए, क्योंकि मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े सम्राट अकबर का देहांत इस साल हुआ था और वहाँ मछलीपट्टनम, भारत में मछलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री खुली 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खोलने के बाद कालक्रम में इन्होंने फैक्ट्रियों का विस्तार किया। इनका आना हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ कि पुर्तगाली के साथ इनके व्यापारिक प्रतिद्वंदिता या कह लें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बेहतर प्रतिस्पर्धी वातावरण बनने की उम्मीद जताई गई और ऐसा शुरू में देखने को मिला भी। डच और पुर्तगालियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे पुर्तगाली के साथ जो इनकी प्रतिस्पर्धा थी वो कमज़ोर पड़ते गई और बाद में चल करके अन्य यूरोपीय कंपनियों के आने के साथ डच भारत में कमज़ोर पड़ते चले गए। उतना बड़ा प्रभाव नहीं देखा जाता है डच का भारत के ऊपर। लेकिन फिर भी हम अगर नज़र डालें जहां इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, पुलिकट, नेगीपट्टनम, बालासोर और चिंसूरा, ये सब के सब पूर्वी तट पर थे। पश्चिमी तट की ओर जब हम देखें तो कोचीन, सूरत, भरूच, अहमदाबाद में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली, लेकिन साथ में इन्होंने भारत के अंदर भी प्रवेश करके अपनी फैक्ट्रियां खोली, अपना कोठी का निर्माण किया आगरा में। तो इस तरह से देखा जाए तो शुरुआत में इन्होंने दिलचस्पी ली, लेकिन कालांतर में यूं कहा जाए प्रतियोगिता थोड़ा कड़ी हो गई, अथवा ये भी कहा जाता है कि इनकी अभिरुचि भारत में उतनी नहीं थी और एक पक्ष यह भी कहता है कि इनकी जो शैली थी उसके कारण यह भारत में ज़्यादा मजबूती से अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इनकी शैली की कमजोरी थी, फिजूल खर्ची ज़्यादा थे, संचय कम करते थे और अपने व्यवसाय में निवेश कम करते थे। तो इस कारण से डच ज़्यादा सफल नहीं हुए। जब यहाँ सफलता ज़्यादा उनको नहीं मिल रही थी या उनकी अभिरुचि ज़्यादा नहीं थी तो उन्होंने इंडोनेशिया में ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया और इंडोनेशिया में अपना उन्होंने एक मुख्यालय भी स्थापित किया बटाविया में। तो इस तरह से अगर देखते हैं हम तो पेरिंग दे ओस्ट इंडीज के 2 मुख्यालय हो गए। एक तो कंट्रोल करने के लिए नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में था और दूसरा इंडोनेशिया के बटाविया में था। तो इंडोनेशिया के साथ इनके लंबे व्यापारिक संबंध रहे। डच भारत के साथ
व्यापार किन वस्तुओं का करते थे, यानी किसका आयात करते थे, किसका निर्यात करते थे। इस पर अगर एक नज़र हम डालते हैं तो सबसे पहले हम निर्यात को देखते हैं, यानी यहाँ से ले क्या जाते थे। यूरोप के बाजार में भारतीय वस्तुओं की मांग काफ़ी थी और ये भारतीय वस्तुओं की मांग ही थी जो विविध यूरोपीय कंपनियों को भारत की ओर आने के लिए बाध्य किया। सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, धागा, मसाला, नील, अफीम, चीनी, सोरा, धातु की बनी वस्तुएं, ये सब ऐसी वस्तु थी, ऐसे सामग्री थे जिसका निर्यात करते थे, अर्थात कि यहाँ से वो ले जाते थे और यूरोप के बाजार में इसे बेचते थे। वहाँ से जब लाते थे, इनका जहाज जब आता था तो उसके साथ क्या आता था, सोना, चांदी, पारा, कांच की वस्तु, ऊन, ये लाते थे और इसको ले जाते थे। ये इस आयात निर्यात था। डच की कहानी बस इतने ही। अब हम जब आगे इसे जानेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का तीसरे कंपनी के रूप में तीसरा यूरोपीय कंपनी जिसका भारत में आना हुआ, तीसरा यूरोपीय देश जिसका भारत से संपर्क हुआ, तो तीसरा यूरोपीय देश ब्रिटेन था और तीसरी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। Thank you.